Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and in previous video we have discussed about the education factor, that is the factor of the quality of population, and now we are reading the content health. Health is also the part of the improving the quality of population. फीम मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एक कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है. डू यू थिंक एनी फर्म would be induced to employ people who might not work efficiently as a healthy worker because of ill health? क्या आप सोचते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी कंपनी ऐसे लोगों को रोज़गार देगी जो कि अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहे और एक हेल्दी वर्कर के रूप में प्रभावी ढंग से अपना काम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी हेल्थ ख़राब है. द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज द हिज पोटेंशियल. किसी भी पर्सन की जो हेल्थ होती है वो उसे हेल्प करती है उसकी पोटेंशियल को महसूस कराने में कि वो क्या कर सकता है. एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, और ये उसकी एबिलिटी भी होती है कि वो बीमारी से कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है. हेल्थ जो है, हेल्दी पर्सन जो है एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करता है, ना केवल अपने घर पर बल्कि वो वर्किंग जो प्लेस है वहाँ भी अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है. एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इंडेड. वास्तव में एक जो बीमार इंसान है वो अपनी संस्था के लिए क्या बन जाएगा, एक बर्डन बन जाएगा. लाइबिलिटी का मीनिंग बर्डन या बोझ होता है, जिम्मेदारी बनकर रह जाता है. हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग. जो हमारा स्वास्थ्य है एक ज़रूरी आधार है जिसके बेसिस पर हम रियलाइज़ करते हैं किसी पर्सन की वेलबींग, क्योंकि हेल्थ के बेसिस पर ही हम देख पाते हैं ओवरऑल हैप्पीनेस और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट. हैंसफोर्थ इसीलिए इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री. जनसंख्या का जो स्वास्थ्य दर्जा है या स्थितियां हैं, यानी पॉपुलेशन की जो हेल्थ स्टेटस है उसकी इम्प्रूवमेंट किसी भी देश की सरकार का मुख्य काम होता है. प्रायोरिटी बेसिस पर जो है गवर्नमेंट इस टास्क को परफॉर्म करती है. आवर नेशनल पॉलिसी, हमारी राष्ट्रीय नीति भी इस पर जो है टारगेट किए हुए हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज लोगों को दी जाएं और हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए. फैमिली वेलफेयर कैसे किया जाए, न्यूट्रिशनल सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे प्रोवाइड करवाई जाएं. कौन से लोगों को, जो कि अंडर प्रिविलेज सेगमेंट का पार्ट हैं, यानी जिन्हें खास सुविधाएं नहीं मिल पाती, जो गरीब हैं, जो कुपोषण का शिकार हैं, ऐसे लोगों को हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दी जाएं, फैमिली वेलफेयर कैसे किया जाए, न्यूट्रिशनल सर्विसेज उन्हें कैसे प्रोवाइड करवाई जाएं, ये एक प्रायोरिटी टास्क बनकर रह गया है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए. Over the last 5 decades, India has built up a vast health infrastructure and has developed manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector. पिछले 50 यानी 5 दशकों के अंदर, भारत के अंदर 5 दशक मीन्स 50 ईयर्स, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं और जो मैन पावर रिक्वायर्ड हैं, यानी जहाँ पर इंसानों की ज़रूरत है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शियरी सेक्टर है, तो सरकार ने भी इस दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं जिससे कि लोगों को अच्छी हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें. और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों ने इसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डॉक्टर्स, ये सारी फैसिलिटीज़ पहले से ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं. ना केवल पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल है हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने में वास्ट लेवल पर, बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. These measures adopted have increased the life expectancy to over 65 years in 2011. इन्हीं सभी कदमों की वजह से हमारे भारत के अंदर 2011 के अंदर सन 2011 में जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़कर 65 ईयर्स हो चुकी है, यानी 65 साल का एक औसत लिया गया है
कि इतनी उम्र तक तो एक इंसान अमूमन ज़िंदा रहता है, क्योंकि अगर उसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो इतनी उम्र तो वो जी जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR की बात करें, शिशु मृत्यु दर जो कि 1 साल से पहले मर जाते हैं, ऐसे बच्चों की संख्या भी पहले से कम हुई है। हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951। 1951 में शिशु जो ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के थे, 147 रेशो था उनका, एक जो आप देख रहे हैं डेटा यहाँ पर, और 2000 में 147 से 47 पर आ चुका है। यानी इतनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे एरियाज में डेवलप हो चुकी हैं। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप टू 22.1 एंड डेथ रेट्स टू 7 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सेम ड्यूरेशन के अंदर ही आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों की जो जन्म दर है वो बढ़ चुकी है और जो मृत्यु दर है वो कम हो चुकी है। जन्म दर हो गई यहाँ पर 22.1%, और यहाँ पर आपका प्रतिशत नहीं है, 22.1 है, यानी 22.1 है, और इसके साथ साथ ये 7 रह गया है डेथ रेट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, और इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल में सुधार। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में हमारे कंट्री के अंदर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। यानी बहुत ज़्यादा जो है बच्चे अच्छे तरीके से उनका जो है ग्रोथ की जा रही है, उनकी हर नीड और रिक्वायरमेंट की तरफ ना केवल पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं बल्कि साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इसकी तरफ कॉन्शियसनेस के साथ काम कर रही है। इंक्रीज इन लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, जब एक इंसान की जीवन प्रत्याशा बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है कि ये अच्छा जीवन जीने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो उसका बढ़ना है, और उसमें जब एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है तो लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इम्प्रूव्स और इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, इंश्योरिंग न्यूट्रिशन अलोंग विद मदर एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन बढ़ता जा रहा है बच्चों का, जिसकी अलग अलग बीमारियों से बचाव के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी, जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, चाहे वो मदर का हो या बच्चे का हो, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ कदम उठाए हैं। और जो है इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी लॉन्च किए जा रहे हैं, जिससे कि पर्सनल लेवल पर भी लोग अपनी केयर कर रहे हैं, अपने घर पर मदर की और चाइल्ड की दोनों की केयर की जा रही है। यहाँ पे बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आया, बर्थ रेट आया, डेथ रेट आया, उनकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है बेटा, आप यहाँ पे समझिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ ए चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज। एक बच्चा जो 1 वर्ष से पहले मर जाता है उसे हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बेबीज बोर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय के दौरान 1000 जीवित लोगों में जो जितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ, 1000 व्यक्तियों के ऊपर कितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ उसको हम बर्थ रेट से काउंट करते हैं। और 1000 को ही सेम पीरियड ऑफ टाइम में हम देखते हैं 1000 पीपल के ऊपर कितने व्यक्तियों की मौत हुई या कितने पर्सन की डेथ हुई, इसको हम डेथ रेट के साथ इंक्लूड करते हैं। और नेक्स्ट जो है पेज पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे, पीछे से स्टार्ट हो गए हैं, ये आप अपने लेवल पर कीजिएगा बेटा। यहाँ पर ये डेटा दिया गया है कि किस ईयर में क्या डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स कितने इंक्रीज हुए, बेड्स कितने डेवलप किए गए हैं, इंक्रीज किए गए हैं, डॉक्टर्स की जो है स्ट्रेंथ कितनी हुई, और नर्सिंग पर्सनल जो होते हैं, नर्सिस जो होती हैं उनकी स्ट्रेंथ में कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिला। तो ये सब कुछ आप यहाँ से पढ़कर इन क्वेश्चन के आंसर्स आराम से दे सकते हैं। There are many places in India which do not have even these basic facilities. Just 4 states like Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra have 81 out of 181 medical colleges.
यहाँ पर भारत के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जाती। सिर्फ 4 स्टेट्स ऐसे हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज 180 टोटल हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से 81 तो इन 4 स्टेट्स के अंदर ही हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ बहुत पुअर हैं, और वो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे एरियाज, जहाँ पर हेल्थ इंडाइसिस और फ्यू मेडिकल कॉलेज ही अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं, जब मेडिकल कॉलेज ही नहीं है तो फैसिलिटीज़ कहाँ से लोगों को मिलेंगी। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपके आसपास कोई हॉस्पिटल हो, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो, तो वहाँ से इन सभी चीज़ों को आप डिटेल्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको वहाँ से मिल सकते हैं। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स। आपने पढ़ा था पीछे एक स्टोरी में, सकल की मदर जो शीला हैं वो क्या करती हैं, घर के काम करती हैं। चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। वो बच्चों की केयर भी करती हैं और वो अपने हस्बैंड बूटा सिंह की फील्ड में हेल्प भी करती हैं। सकल्स ब्रदर्स, सकल के जो भाई है जीतू और उसकी जो सिस्टर है सीतू, दोनों मिलकर क्या करते हैं, खेलते हैं और घूमते रहते हैं। रोमिंग मीन्स घूमना। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड। क्या आप शीला को, यानी उनकी मदर जो है बच्चों की, और जीतू और सीतू जो कि सकल के भाई बहन हैं, इनको आप बेरोजगार कह सकते हो। इफ़ नोट, यदि नहीं, देन वाई, फिर क्यों नहीं कह सकते। तो इसका आंसर आप अपने लेवल पर सर्च कीजिएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेज कैन नॉट फाइंड जॉब्स। बेरोजगारी उस समय मानी जाती है जब लोग काम करना चाहते हैं, जो उस टाइम के वेजिज होते हैं, कुछ भी दाम मिले, कुछ भी वेजिज मिले, कुछ भी सैलरी मिले, उस पर भी काम करने को तैयार हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पाता। तो ऐसी कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, आप इसको लर्न कीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होती है। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। शीला अपने घरेलू क्षेत्र से बाहर निकलकर काम नहीं करना चाहती। जीतू और सीतू जो हैं वो बहुत छोटे हैं। ये उसी क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने आपको खुद के बेसिस पर करने के लिए कहा था। जीतू और सीतू जो हैं वो बहुत छोटे हैं कि हम उनको वर्क फोर्स में काउंट नहीं कर सकते, वर्क फोर्स पॉपुलेशन का पार्ट नहीं मान सकते, यानी काम करने वाली जनसंख्या का हिस्सा नहीं कहा जा सकता जिन्हें। नीदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। जीतू, सीतू और शीला को हम बेरोजगार भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये उस वर्क फोर्स पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है, और दूसरी बात, इनका इंटरेस्ट नहीं है। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वर्कफोर्स पॉपुलेशन के अंदर हम किन लोगों को शामिल करते हैं, जिनकी एज 15 ईयर्स है और 15 से लेकर 59 ईयर्स के बीच के जो पर्सन्स हैं उन्हें ही हम वर्कफोर्स पॉपुलेशन का पार्ट मानते हैं। सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप। सकल के भाई बहन इस एज ग्रुप का में नहीं आते। सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, इसीलिए हम उनको बेरोजगार नहीं कह सकते। सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली। सकल की मदर जो हैं वो घर के काम करती हैं, घर के लिए काम करती हैं, फैमिली के लिए काम करती हैं। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। वो किसी भी पैसे को प्राप्त करने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, हम उसको भी बेरोजगार नहीं कह सकते क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। सकल्स ग्रांड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी, हालांकि सकल के जो दादा दादी हैं उनका जिक्र इस कहानी में नहीं आया। कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, अगर वो हैं भी तो तब भी हम उनको बेरोजगारों की संख्या में काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो 59 ईयर से अबव के माने गए हैं यहाँ पर। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। भारत के संदर्भ में हमें बेरोजगारी दिखाई देती है ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन
एरियाज यानी शहरी क्षेत्रों में। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, हालांकि जो बेरोजगारी का रूप है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में देयर इज ए सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर मौसमी और छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। कहाँ पर? गाँव में। और शहरी क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर पढ़े लिखे वर्ग के लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं। तो ये एक मेजर 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका हो गया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब एक ईयर के कुछ मंथ्स में लोग जो है अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जॉब्स गेट नहीं कर पाते। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और ख़ास करके कृषि क्षेत्र में, कृषि पर आधारित, कृषि पर जो बेस्ड हैं या कृषि पर जो आश्रित लोग हैं वो ज़्यादा इस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। किसको? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को। There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. कुछ ही बिजी सीजन होते हैं जिसमें फसल बोने, काटने, जंगली घास फूस निकालने या फसल निकालने का काम किया जाता है। Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. कृषि पर आश्रित ऐसे लोगों को कुछ महीनों के अंदर काम नहीं मिल पाता, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयड पीपल। इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। देखिए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसको परछिन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। ऐसे में लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में वहाँ उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर इंगेज्ड होते हैं। इसी वजह से इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट, उनके पास अपने खेत होते हैं। वेयर दे फाइंड वर्क, जहाँ उन्हें काम मिल जाता है। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। आमतौर पर यह स्थिति कृषि क्षेत्र में लगे हुए कृषि परिवारों के सामने देखने को मिलती है। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आमतौर पर काम करने के लिए सिर्फ 5 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, बट इंगेज्ड 8 पीपल, लेकिन वहाँ पर पूरे परिवार के 8 सदस्य अगर किसी परिवार में हैं तो 8 के 8 सदस्य लगे हुए होते हैं। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, हालांकि 3 लोग जो हैं अतिरिक्त हैं, वहाँ पर ज़्यादा हैं। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर। ये 3 जो अतिरिक्त पर्सन हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं जैसे कि दूसरे कर रहे हैं। द contribution मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द contribution मेड बाय द 5 पीपल। अगर 5 व्यक्ति उस प्लॉट पर काम करें तो जो प्रोडक्शन आएगा तो उतना ही प्रोडक्शन 8 व्यक्तियों के काम करने पर भी आ रहा है। तो इससे कोई इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिल रही कि यहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं तो प्रोडक्शन बढ़ गया, नहीं। इफ़ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। अगर यहाँ से जो एक्स्ट्रा 3 पीपल हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए और उन्हें किसी और सेक्टर में काम करने के लिए कह दिया जाए, तब भी उस फील्ड का प्रोडक्शन कम नहीं होगा, वो प्रोडक्शन उतना ही रहेगा जितना पहले था। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल, क्योंकि उस खेत को ज़रूरत है सिर्फ 5 व्यक्तियों के मेहनत की। एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, और जो बाकी 3 जो एक्स्ट्रा पर्सन हैं वो क्या हैं? वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, मीन्स छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार हैं। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, ये तो बेटा 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, ये सेपरेट भी पूछा जा सकता है और इंक्लूड करके भी पूछा जा सकता है। रूरल एरियाज में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी होती है उसको डिस्क्राइब कीजिए, यानी सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ एक ब्रीफ नोट लिखिए या फिर उसको डिस्क्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो है अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की फीचर्स बताइए। In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomena. अब आप देखिए शहरी क्षेत्रों के अंदर जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार होते हैं। ये आम बात है शहरों में शिक्षित वर्ग की बेरोज़गारी। Many youth will matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find job. शहरों के अंदर क्या है, नौजवान जिन्होंने 10वीं पास की है
या फिर जो आपका बीए या बीए के समकालीन जो भी दूसरे कोर्सेज हैं वो किए हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जिन्होंने एमए करके एमए या फिर जो है आपके ये बता सकते हैं आप इसको नेक्स्ट जो दूसरी डिग्रीज हैं इसके इक्विवेलेंट उनको उन्होंने परफॉर्म किया है या उसका सर्टिफिकेट उनके पास है, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं शहरी क्षेत्रों में। अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स। ज़्यादातर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन हैं वो ज़्यादा बेरोजगार हैं किसकी बजाय, यहाँ मैट्रिकुलेट्स पर्सनस की बजाय, जिन्होंने 10th पास किया या +2 पास किया उनसे ज़्यादा तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन से बेरोजगार बैठे हैं। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others। एक बहुत ही विचित्र स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैसी कि जहाँ पर ज़रूरत है अच्छे मैन पावर की तो वहाँ पर मैन पावर कम होती है, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या की ज़रूरत है वहाँ पर स्किलफुल पर्सन्स मिलते नहीं हैं, और जहाँ पर स्किलफुल पर्सन्स होते हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिल पाती या उन्हें अपने जो है पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कोई वर्क नहीं मिल पाता। ये एक पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनस ऑन वन हैंड। एक तरफ हमारे देश के अंदर टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनस का शॉर्टेज दिखाई देता है, यानी बेरोज़गार ऐसे भी हैं जो जिन्हें तकनीकी ज्ञान है लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सनस की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो पर्सन नहीं दिखाई देते, और जो टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सनस हैं उन्हें काम अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता। ये एक प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है प्रॉब्लम बनी हुई है, यानी भारत का आर्थिक विकास इस वजह से भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैन पावर जो स्किलफुल मैन पावर है वो उन एरियाज में जानी चाहिए जहाँ पर इनकी ज़रूरत है, जहाँ पे इस लेबर को एक जो है अच्छा रिवॉर्ड दिया जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। जब ऐसी स्थिति होती है पैराडॉक्सिकल मैन पावर वाली सिचुएशन होती है जिन एरियाज़ में, तो क्या होगा ऐसे में ऐसी जो मैन पावर है जो स्किलफुल मैन पावर रिसोर्स है उसकी वेस्टेज होती है, यानी इस टाइप की बेरोज़गारी से ऐसे लोगों की जो गुण हैं वो लोगों तक नहीं आ पाते, उन गुणों का देश फ़ायदा नहीं उठा सकता। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लाइबिलिटी। वो लोग जो देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक पूंजी का काम कर सकते हैं, एक जो है संपत्ति बनाने वाले लोग बन सकते हैं, वो देश के लिए बोझ बनकर रह जाते हैं। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। तो फिर इससे क्या होगा, निराशा की भावना लोगों के मन में आएगी, लोग निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, डेस्पेयर हताश हो जाना, परेशान होकर उम्मीद छोड़ देना। ये सिचुएशंस हमने आम तौर पर यूथ जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें देखी है। किस वजह से, क्योंकि जो हम चाहते हैं, जिस टाइप का वर्क हम चाहते हैं अपनी एबिलिटी अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वो हमारे एरियाज में डेवलप नहीं हो पाती या वो अपॉर्चुनिटीज़ हम गेन नहीं कर पाते, तो ऐसे में होपलेसनेस और डेस्पेयर होना स्वाभाविक है। पीपल डू नॉट हैव एनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने परिवार का गुजारा कर सकें। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। तो वो लोग जो पढ़े लिखे हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, तो ऐसे में ये एक टाइप से क्या हो गया, सामाजिक नुकसान हो गया है। ऐसे लोगों के गुणों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर देश का आर्थिक विकास बढ़ाया जा सकता है, जबकि यहाँ पर वो सोशल वेस्ट के रूप में जो है रोल प्ले कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। बेरोजगारी की वजह से आर्थिक जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। जो बेरोजगार हैं वो काम करने वाली जनसंख्या के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं,
the quality of life of an individual as well as of society is adversely affected. किसी व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता तो प्रभावित होती ही है, क्योंकि उसके पास ना तो काम है ना पैसे हैं बस, और साथ ही साथ समाज भी बुरी तरह से इससे प्रभावित होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक एजुकेटेड पर्सन को अगर उसकी स्किल के अकॉर्डिंग काम मिल जाता है तो वो एक एसेट बन जाता है, और ना केवल वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ गेन करता है बल्कि वो सोसाइटी में भी, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन जो पर्सन खुद ही दूसरों पर डिपेंड है वो पर्सन सोसाइटी के लिए फिर क्या करेगा। When a family has to live on a bare subsistence level, जब एक परिवार को न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर पर जीवन जीना पड़ता है, यानी सिर्फ बेसिक नीड्स ही वो कंप्लीट कर पाते हैं या समटाइम्स वो भी नहीं मिल पाती, देयर इज़ ए जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस, तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि केवल ज़रूरत का चीज़ें ही उपलब्ध होने से उस परिवार का जो हेल्थ स्टेटस है, उस परिवार की जो स्वास्थ्य जो स्तर है वो गिर जाता है, और साथ ही साथ आगे चलकर जो स्कूल सिस्टम है वो उससे अपने बच्चों को विड्रॉ करवा लेते हैं, यानी अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके मनी अर्न करने में या फैमिली के सर्वाइवल में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बुरा असर छोड़ती है एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ पर और साथ ही साथ सोसाइटी पर। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy. इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि बेरोजगारी एक अर्थव्यवस्था के बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बुरा, डेट्रीमेंटल मीन्स वेरी बैड और बहुत डेंजरस इफेक्ट छोड़ती है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो ये एक दबी हुई अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, यानी वो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही, वो इकोनॉमी दबती चली जा रही है बोझ तले, क्योंकि वहाँ सरकार का पूरा ध्यान अनएम्प्लॉयड पीपल या जो पॉपुलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर लगा रहता है। इट ऑल्सो वेस्ट्स द रिसोर्स, इससे संसाधनों का जो है वेस्टेज होता है, उनकी हानि होती है। क्यों? वुड कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जिसको अच्छे से हम यूज कर सकते थे रिसोर्सेज को, अगर हम ऐसे पर्सन्स को काम दे पाते उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग तो बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज किया जा सकता था, जो कि अब इस सिचुएशन में नहीं किया जा सकेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे। इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज एज ए रिसोर्स, जब हम लोगों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, दे नेचुरली अपीयर एज ए लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी, वो वास्तविक रूप से और प्राकृतिक रूप से क्या हो जाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बनकर रह जाते हैं। वो अपनी हर नीड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, वो गवर्नमेंट का मुंह ताकते रहते हैं कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन वो खुद अपने लेवल पर कुछ नहीं कर पाते। जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर पाता वो सोसाइटी के लिए फिर क्या कर पाएगा। इन केस ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में भी स्टैटिस्टिकली हम ये देख पा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है लो है, यानी भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है हालांकि लो दिखाई देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है रिप्रेजेंट करते हैं लो इनकम को, और जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लेस है। क्यों? आप ये कैसे कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है। स्टैटिस्टिकली जो ये बात कही गई है कि बेरोजगारी यहाँ पर हालांकि रेट कम दिखाई दे रही है, बेरोजगारी की दर कम दिखाई देती है, फिर भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग काम तो लगे हुए हैं, पहले बताया गया था कि यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी है, ज़्यादातर लोग काम पर लगे हुए हैं, और लेकिन वो अपनी पोटेंशियल, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क परफॉर्म नहीं कर पाते, उतना वो अर्न नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरेस्ट और स्किल का आपस में एक कनेक्शन होता है, तो इसके बेसिस पर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होते हुए भी यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं लेस अर्निंग इनकम वाले जो पॉपुलेशन है उसका पार्ट बन पाते हैं। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, वो पूरा साल काम करते हुए दिखाई देते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, अगर हम बात करें उनके पोटेंशियल की, उनकी इनकम की, तो एडिक्वेट ये नहीं है, यानी वो पर्याप्त मात्रा में जितना उनको कमाना चाहिए और जितना उनकी योग्यता है उसके बेसिस पर वो अपना जो है रोल प्ले नहीं कर पाते। द वर्क दैट दे आर परस्यूइंग, वो काम जो वो जारी रखे हुए हैं, हो सकता है कि मजबूरी में कर रहे हों,
सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम, ऐसा लगता है जैसे वो काम उनके ऊपर थोप दिया गया है, ज़बरदस्ती उन्हें करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास लाइवलीहुड का और कोई सोर्स नहीं है। दे मे देयर फॉर वॉन्ट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, ये भी हो सकता है कि वो अपनी चॉइस का कोई और काम ढूंढना चाहते हो या करना चाहते हो, लेकिन पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडियल, आम आदमी जो कि गरीब इंसान है वो खाली नहीं बैठ सकता या फिर उसे खाली बैठने के लिए कई बार मजबूर होना भी पड़ता है क्योंकि काम नहीं मिल पाता, लेकिन आम तौर पर जो गरीब इंसान है वो खाली नहीं बैठना चाहता। दे टेंड टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, वो चाहते हैं कि वो किसी न किसी काम में लगे रहें, चाहे उसके लिए उन्हें अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अर्निंग हो और चाहे ना हो। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, उनकी जो अर्निंग होती है यानी जो लेस वेजिज होते हैं, जो कम आमदनी होती है, उन्हें सिर्फ न्यूनतम जीवन निर्वाह के स्तर तक ही जो है एग्जिस्ट करवा पाती है, यानी वो सिर्फ ज़रूरत का सामान ही खरीद पाते हैं और ज़्यादा वो कुछ सोच भी नहीं सकते। मोरओवर, इसके अलावा द अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। बेटा यहाँ पर आप देखिए कि ये ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर, यानी खुद का काम करने का जो जज्बा है वो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा दिखाई देता है। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडिड, हर व्यक्ति परिवार का काम में लगा हुआ है चाहे उसकी ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। सो देयर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र के अंदर। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस, लेकिन जो भी उत्पादन होता है, जो भी वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है वो पूरा फैमिली जो है में बांट दिया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है काम करने का कि मिलकर काम करेंगे खेतों पर, तो इससे हालांकि उनके काम की कठिनाई तो कम होती ही है, साथ ही साथ वो ऐसे दिखाई देता है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने में वो कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। ग्रेजुअली जो सरप्लस लेबर होता है, यानी ज़्यादा लोग जो काम पर लगे हुए होते हैं, वो अगर उनको वहाँ से हटा दिया जाए और दूसरे जॉब्स की सर्च में उनको भेज दिया जाए, तब भी वो काम तो उतना ही होगा, यानी प्रोडक्शन तो उतना ही आएगा, लेकिन सरप्लस इनकम का सोर्स बन सकता है। बेटा यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया इन सर्च ऑफ जॉब्स तक, इस पैराग्राफ तक, यहाँ तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो आप लर्न कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करने जा रही हूँ, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी बताए जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और किस क्वेश्चन को आप बुक में कर सकते हैं। तो लर्न कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। थैंक यू।